Hi everyone, welcome to Practice Mock again. I'm back with another interview. और आज हमारे साथ हैं अभिषेक शॉ और उन्होंने रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क क्रैक किया है. रिसेंट जो सबका रिजल्ट आया होगा आप लोगों का भी आया होगा. सो many many congratulations अभिषेक on cracking आईबीपीएस क्लर्क. तो थोड़ा सा बताओ यार थैंक यू अपने सर। बारे में कि क्या बैकग्राउंड था, आपकी क्या स्टोरी है, ब्रीफ में अगर आप हमें सम अप कर पाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। मैंने सर अपनी बैंकिंग जर्नी स्टार्ट की थी जनवरी 2021 से। uh, उसके बाद मैंने मैंने जस्ट अपना ग्रेजुएशन ही कंप्लीट किया था नवंबर या दिसंबर में। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि कौन से स्ट्रीम से मैं करूं या मैं एमएससी परस्यू करूं। फिर उसके बाद मुझे एक वैलिड ऑप्शन दिखा एज अ बैंकिंग एज अ करियर, टू परस्यू बैंकिंग एज अ करियर। तो सर बैंकिंग में काफ़ी मेरे को लगा कि बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट होते हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट होते हैं एक तो, और फिर बैंकिंग ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी देता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं बैंकिंग में सर। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी जनवरी से प्रिपरेशंस और रेगुलरली स्टार्ट की पढ़ाई। उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए सर। एक आया था री एग्जाम्स आए थे ना, आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ के। तब मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ था। उसके बाद जब एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू आए, एग्जाम्स आए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उन सबों को मैंने दिया। तो फिर मैं उस समय जस्ट कॉलेज से ही ग्रेजुएट हुआ था, तो मैंने स्टार्ट नहीं की थी प्रिपरेशन। तो उसमें क्या हुआ था सर कि मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, तो मैंने प्री भी क्वालिफाई नहीं किया था 2021 का। उसके बाद सर मैंने अपनी प्रैक्टिस रेगुलर स्टार्ट की, अपना रूटीन बनाया, रूटीन में लाया खुद को और हर एक एग्जाम दिए। उसके बाद मैंने टोटली बैंक पे फोकस किया, मैं कोई और एग्जाम पे फोकस नहीं करता था। तो फिर सर मेरा एसबीआई क्लर्क सबसे पहला एग्जाम था। उसके बाद तो मैंने एसबीआई क्लर्क दिया, उसका प्री मैंने क्लियर किया। एसबीआई क्लर्क का प्री क्लियर किया, उसका मेंस में मैंने बैठा। और मेंस में सर क्या हुआ कि जस्ट मतलब मेरे को नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आए, मैं ओबीसी कट ऑफ से भी नीचे था। तो सर उसमें तो मेरा बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर मैं और मोटिवेट हुआ कि नहीं, मुझको इतने से में नहीं होगा, मुझे गियर अप करना होगा थोड़ा। तो सर मैंने और इंटेंसिवली अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और थोड़ा बहुत मॉक्स इधर से, प्रैक्टिस मॉक तो मैंने यूज ही किया और भी एक मॉक मैं एक्स्ट्रा रखा था अपने साथ, 2 मॉक्स लगाता था मैं। तो सर मॉक्स लगा के मॉक्स रेगुलरली मॉक्स देता था सर, क्विज देता था, क्विजेस तो हर दिन देता था। और मॉक्स 3-4 दिन में एक बार, जब एग्जाम सामने नहीं था। जब एग्जाम पास आ गया तो फिर सर मॉक्स लगभग हर ऑल्टरनेट डे पे देता था मैं। ऐसे करते करते सर एसबीआई पीओ आया, एसबीआई पीओ भी मैंने दिया, आईबीपीएस पीओ दिया, दोनों का प्री क्लियर किया। आईबीपीएस पीओ का इवन दो मैंने 20 नंबर ज्यादा लाए थे कट ऑफ से, 70 नंबर आए थे मेरे को प्री में। फिर सर मेंस मैंने दिया, तो एसबीआई पीओ का मेंस मैंने क्लियर किया सर। उसके इंटरव्यू तक मैं गया, पर अनफॉर्चुनेटली वन नॉर्मलाइज्ड स्कोर 1 से मेरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद आईबीपीएस पीओ सर मैं मेंस में रह गया, क्योंकि काफी दूर मेरा सेंटर दे दिया था और मैं ज्यादा सो नहीं पाया था सर ज़्यादा अच्छे से। तो मैं काफी अच्छे से उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाया इसीलिए। और सर फिर आईबीपीएस क्लर्क दिया, आईबीपीएस क्लर्क में मैंने प्री क्लियर किया। और मेंस सर, मेंस में मेरे को 80.5 नंबर आए, नॉर्मलाइज ये 80.5 नंबर और ओवरऑल 200 में, जिसके थ्रू मुझको पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक मिला। अभी सर मैं करंटली वही एक एग्जाम है जो मैंने दिया है। ठीक है. तो ऑब्वियसली काफ़ी डाइवर्स जर्नी रही है आपकी, आपने काफ़ी एग्जाम्स दे चुके हो. और जनवरी 2021 में जैसे बोला आपने शुरू किया और अभी आज 2022 है, तो लगभग एक साल में एक अच्छी सक्सेस मिल गई है आपको. मतलब हम देखें तो क्लर्क का एग्ज़ाम आपने निकाल लिया और मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि पीओ भी दूर नहीं है, आप पीओ भी निकाल लोगे. मेरे को ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आपको आगे भी एग्जाम्स देने चाहिए अभिषेक. आप भले ही ज्वाइनिंग लो, आप अपने यहाँ जो भी करना है आप करो. मैं आपको बोलूँगा आप पीओ भी देना, क्योंकि अगर एस बी आई पी ओ मेन्स आप एक बार निकाल चुके हो और इंटरव्यू में नॉर्मलाइजेशन का एक स्कोर भी जैसे रह गए, तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो. तो आई थिंक वो भी आपको करना चाहिए. और अच्छा मुझे ये बताओ कि आप कहाँ रहते हो, कौन से शहर में हो. सर मैं करंटली वेस्ट बंगाल में हूँ, एक शहर काछापाड़ा नाम से। ओके. तो ऑब्वियसली अभी आप ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हो, कॉल लेटर की वेट कर रहे हो. तो अभी आपका मूड कैसा है? मतलब जब पता लगा कि आईपीएस क्लर्क निकल गया है, तो आपका और घर वालों का
कैसा अभी मूड है, मतलब कैसी फीलिंग? मतलब सर अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब है तो सर लोग घर वाले तो खुश थे ही कि एक जॉब एटलीस्ट सिक्योर कर लिया है मैंने। बट सर मेरे को अंदर से उतना मतलब सेटिस्फेक्शन तो है, पर थोड़ा बहुत एक अनईजीनेस फील हो रहा है कि एटलीस्ट अगर पीओ हो जाता मेरे को इसी साल तो बाय 1 मार्क्स जबकि मैं मिस हुआ हूँ, तो सर थोड़ा सा एक मन में अनईजीनेस है, जिसके चलते ऐसे सर क्लर्क बहुत अच्छा जॉब, मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया पंजाब नेशनल बैंक जो मैंने अप्लाई किया था। लेकिन सर क्या है कि इंसान को प्रोग्रेस हमेशा करना चाहिए ना, कि हर एक स्टेप पे मैं करियर में प्रोग्रेस करूंगा। तो सर अभी तो एटलीस्ट मैं खुश हूँ, एटलीस्ट मेरे को अभी खुशी है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ दूसरे एग्जाम्स आने का, या नहीं तो सर मैं बाय प्रमोशन सोच रहा हूँ कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए ट्राई करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप मुझे ये बताओ कि जब आपने तैयारी शुरू करी तो उस टाइम पर जो जैसी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, और ऑब्वियसली जब आपका टाइम ज़्यादा हो जाता है आपकी प्रिपरेशन का जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, आपको चीज़ें बेटर पता लगती हैं। तो स्पेसिफिकली जो एस्पायरेंट, जैसे मान लेते कि जैसे आपने 2021 में प्रिपरेशन शुरू करी थी, वैसे ही कोई और कैंडिडेट है, एस्पायरेंट है, उसने भी आज से 3 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करी है, तो उसको आप क्या समझाओगे कि भाई ये गलतियां मत करना और ये चीजें जरूर करना, ताकि अपने आप को एक बेटर पोजीशन में रख सको? सर मैं उसको एडवाइस एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि बी कंसिस्टेंट। हम्म। ऐसे एग्जाम्स तो आते रहते हैं रेगुलर, हर हमेशा हर साल ही आपको बैंक के एग्जाम्स देखने मिलेंगे। हम्म। तो उसमें सर हमेशा आपको कंसिस्टेंट रहना, अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाने से आपको ऐसी भी बहुत बार हुआ है कि बहुत लोग पिछले साल बहुत अच्छा स्कोर किए लेकिन अगले साल प्री भी क्लियर नहीं कर पाए। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि प्री सर मेनली प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस और स्पीड का, एक्यूरेसी और स्पीड का गेम है सर। तो कंसिस्टेंट रहे, पढ़ाई पे फोकस रहे, अपना रूटीन बनाए और रेगुलरली प्रैक्टिस करें, तो सर मोस्टली इन इन सब चीजों से क्लियर हो जाता है एग्जाम। ऑलराइट। तो और जैसा कि क्विजेस डेली लगाएं। हम्म कोशिश लगा, तो जैसा अभिषेक ने बोला है कि बीइंग कंसिस्टेंट, तो ये हम सबको पता होता है, देखो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ता है किसी भी चीज जहाँ पे कंपटीशन हो, जो चीज आपकी लाइफ डिसाइड कर सके, आपका फ्यूचर डिसाइड कर सके, तो वो चीज कंसिस्टेंट रह के ही आपको मिलने वाली है। तो बस होता यह है कि हम कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं या आलस कर जाते हैं, कुछ भी, एक्स वाई जी कोई भी रीजन हो सकता है किसी का भी। बट अगर वो रीजन आपके कंट्रोल में है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है और आपको पता है कि आपकी वजह से इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, कि जैसे हो सकता है कि सुबह जल्दी उठना, या जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो इन चीज़ों को कैसे आपको अपने ब्रेन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी हो जाता है, कि ये अगर कर लिया ना, इसमें करने में दिक्कत तो बहुत आएगी, शुरू में बड़ा आलस आएगा, बड़ी ऐसा लगेगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, पर अगर आपने वो एक अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया कि जो चीज़ें मुझे चैलेंजेस दे रही हैं और मुझे सबसे पहले उन्हें ही एड्रेस करना है, उन्हें ही कवर करना है, तो तब आपको मज़ा आने लगेगा। शुरू में दिक्कत होगी, शुरू में लगेगा कि यार मैं अपनी क्या कहते हैं, अपना माथा कहीं फोल्ड लूँ, अपनी कहीं कुछ ऐसा कर लूँ, पर करना पड़ता है यार, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको ये नौकरी निकालनी है तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको वो सब करना पड़ेगा जो एक एस्पायरेंट ने एक्चुअल में किया होगा उस जॉब को डिजर्व करने के लिए। तो आपको भी वही पानी पीना पड़ेगा, वही खाना खाना पड़ेगा, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ऑब्वियसली स्टे कंसिस्टेंट। तो ठीक है, कंसिस्टेंसी एक फैक्टर हो गया। फिर एक होता है कि मैंने ऐसा भी देखा है कई बार बहुत बच्चे कंसिस्टेंट भी रहते हैं, बट कई बार शायद स्ट्रैटेजी में लैक करते हैं, उनको वो चीज़ बहुत लाइट अच्छा, पता लगती मैं है। बोलने वाला था। हाँ, तो स्ट्रैटेजी आपने इन पर्टिकुलर क्या फॉलो करी कि जिससे आपको लगा कि इससे इम्पैक्ट आया? सर मेरी स्ट्रेटजी काफी, फॉर द कोर्स ऑफ 1 ईयर सर मेरी स्ट्रेटजी काफी वैराई करी है। स्टार्टिंग में मेरी कुछ और स्ट्रेटजी थी, हम्म। फिर मिड में मुझको जब रिजल्ट्स नहीं आए तो फिर मैंने स्ट्रेटजी चेंज की, और उसके बाद मुझे जब रिजल्ट्स आने लगे तो मैं उस स्ट्रेटजी से स्टिक रहा। तो सर ऐसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी तो नहीं है, वो स्ट्रेटजी सिर्फ आप जानते हैं कि आपको कैसे स्ट्रेटजाइज करना है।
क्योंकि सर मैंने 2 बार चेंज की अपनी स्ट्रेटजी। मेरी पहले अप्रोच भले चेंज कर सकते हैं आप, अप्रोच एक रख सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रेटजी हमेशा आपको चेंज करनी पड़ेगी पढ़ाई की। अगर क्या व्हाट वर्क्स फॉर यू और व्हाट डजंट वर्क फॉर यू, ये बहुत क्लियर होना चाहिए माइंड में सर। क्योंकि अगर आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और अगर वो आपको वर्क नहीं दे रहा है, तो सर वो स्ट्रेटजी आपके काम की नहीं है। तो आपको हमेशा स्ट्रेटजी को चेंज करते रहना है। जैसे कि सर मैं पहले शाम में करंट अफेयर्स पढ़ता था, तो मुझे उतना अच्छे से रिकॉल नहीं होता था वो सारी चीजें। लेकिन अब जब मैंने करंट अफेयर्स सुबह में पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे ज्यादा अच्छे से रिकॉल होने लगी। लेकिन बहुत लोग होते हैं जिन लोगों को रात में रिकॉल होती है, शाम में या रात में रिकॉल होती है करंट अफेयर्स। तो सर ये टोटली वराई करता है कि किसी को सुबह में हो सकता है मैथ्स बनाना अच्छा लगे, या हो सकता है किसी को शाम में मैथ्स बनाना अच्छा लगे। लेकिन सर व्हाट मैटर्स कि आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल भी नहीं खोनी है। आप भले अपनी रूटीन में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। एंड सर सबसे जरूरी चीज की अपना वर्क स्टेशन बनाना बहुत जरूरी है। वर्क स्टेशन कि जहाँ आप पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली, वो जगह क्या आपकी, मतलब आप वहाँ पढ़ ही रहे हैं ना सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है सर। कि आप कहीं अगर बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या है। जैसे कि सर मैं किसी दिन अगले दिन मान लीजिए जो पढ़ने वाला हूँ, मैं सोने से पहले उसको एक टू डू लिस्ट बना लेता था कि मेरे को क्या करना है, क्या पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे सुबह में करंट अफेयर्स लिखना है, तो मैं लिख देता था करंट अफेयर्स। उसके बाद क्वांट के क्लास करनी है, या क्वांट प्रैक्टिस करनी है, या रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं ऐसे करके, और जैसे जैसे मेरा हो जाता था सर, मैं टिक मारते रहता था। और मेंस के लिए सर मैंने अलग से कोई तो तैयारी वैसे की नहीं। मेंस और प्री मैंने एक साथ ही देखा, दोनों के लेवल एक साथ ही मैंने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और मेंस के लिए अलग से मैं कुछ करता था, तो वो प्रैक्टिस मॉक के क्विज देता था, मेंस के डीआई मेंस के क्विज और रीजनिंग के मेंस के क्विज, ये दोनों मैंने दिए। मॉक के लिए तो मैंने प्रैक्टिस मॉक ही प्रेफर किया था, क्योंकि वो सबसे पहला मॉक मैंने उसी का लिया था सर, प्रैक्टिस मॉक का। उसके बाद मैंने दूसरे कंपनी के भी लिए एक दो, ताकि मेरे को वैरायटी मिल सके मेंस मॉक्स में सर। तो लेकिन मोर और लेस मैंने देखा सर, प्रैक्टिस मॉक काफी ज्यादा एफिशिएंट है क्विज और मॉक्स में, क्योंकि उसका पेपर का लेवल काफी अच्छा है, एग्जाम लेवल है, एग्जाम या उससे थोड़ा सा ऊपर ही रहता है सर एग्जाम का पेपर। तो वो भी काफी मेरी हेल्प किया प्रिपरेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे यहाँ से मतलब जो अभिषेक ने बताया अभी, तो दो चीज़ें आई थिंक नोटिस करने वाली हैं कि स्ट्रैटेजी पर्सनलाइज्ड भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि आप यूट्यूब पे कोई प्लान देखते हो, कोई स्ट्रैटेजी देखते हो किसी एस्पायरेंट की जिसने वो एग्जाम क्रैक किया है, तो हो सकता है वो उनके लिए काम कर गई हो, और मैं ये नहीं कह रहा वो आपके लिए काम सबके लिए काम नहीं करता। हाँ, बट उसमें क्या होता है कि एक आप अपने आप को बेटर जानते हो कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका नेचर कैसा है, आपका टेम्परामेंट कैसा है। तो कई बार क्योंकि हमारी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है वो दूसरों से बहुत अलग होती है। तो आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, आपका किस टाइप का आपका लाइफस्टाइल है, आपकी क्या चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं इमोशनली, नहीं करती हैं, तो सबका अलग अलग आउटलुक है थोड़ा। तो मैं कहता हूँ कि आप सुनो सबकी, मतलब उससे आपको सीखने को ही मिलेगा। किसी एक की मत सुनो, सबकी सुनो, बट फिर करो अपनी इन द सेंस कि अपने से सच रहो, मतलब आप खुद को सच बताओ कि आ, अच्छा नहीं हो रही है चीज, तो वो क्यों नहीं हो रही है। अगर तुम लग रहा है कि तुम्हें खुद, अपना दिमाग तुम्हें खुद बता रहा है कि भाई तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तो तुम्हें वो पता लगना चाहिए और उस पर तुम्हें फिर एक्शन लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली बेस्ट स्ट्रैटेजी पहली बात तो आप ऐसे सोच लो कि अगर आपका पहला महीना ही प्रिपरेशन का शुरू हुआ है, तो आपको कोई फुल फिक्स एक पेपर पे लिखा हुआ कोई स्ट्रैटेजी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि फिर उस चीज का मजा भी नहीं है कि अगर वही स्ट्रैटेजी है, तो अगर सबके लिए वही स्ट्रैटेजी अगर है, तो सब 6 महीने में क्रैक सर करके सबसे मजा, हम्म, तो सबसे ज्यादा अच्छा तभी लगता है सर जब आप अपनी स्ट्रेटजी खुद ही बनाते हैं। वो ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल लगता है सर, वो ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है आपको। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी तो, जो आपका बैकग्राउंड रहा है, तो हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी रही हो सकता है आपकी रीजनिंग अच्छी रही यस सर। हो सकता है आपके करंट अफेयर्स अच्छे रहे हो। तो उस केस में तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया कि आप कैसे अप्रोच करने वाले हो अपनी स्ट्रैटेजी को। अप्रोच तो पूरा पर्सनलाइज होता है। हम्म, जैसे सर मेरा इंग्लिश का सेक्शन काफी अच्छा था, जैसे कि मैंने 40 में 32 लाया इंग्लिश में। हम्म, मेरा क्वांट भी सही है सर, क्वांट क्योंकि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा क्वांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी एज मच। मैं थोड़ा अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो था पजल, वो भी मेंस का। तो सर मैंने उसको रेगुलर क्विज देख के, उसको ज्यादा टाइम दे के, थोड़ा सा उसको अपना मतलब ऐसा कर लिया कि उसमें ज्यादा खराब तो नंबर नहीं आते, लेकिन हम्म,
ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, और बाद बाकी मेरे जो स्ट्रेंथ्स है उसमें तो मैं अच्छा स्कोर कर ही रहा हूँ, तो उससे मेरे को अच्छा एक स्कोर, ओवरऑल अच्छा स्कोर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे को आपसे एक चीज़ पूछनी है कि आपने, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस दोनों का अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया है, तो प्रीलिम्स में आपकी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कैसे रहती है और मेंस में आपकी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या रहती है, दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है? सर ये डिपेंड, सर कौन सा, आरआरबी पीओ या एसबीआई पीओ या एसबीआई जैसे क्लर्क आईबीपीएस? आप किसी भी एग्जाम में लेके चलो कि चाहे लेट्स सपोज, चलो हम एसबीआई की बात कर लेते हैं, आपने एसबीआई पीओ भी प्रीलिम्स भी दिया, मेंस भी आपने निकाला है, तो वहाँ जब आप प्रीलिम्स में जाते हो और जब मेंस में जाते हो, तो उस टाइम प्रीलिम्स वाले दिन दिमाग में क्या चल रहा होता है अटेम्प्ट्स को लेके, और मेंस वाले दिन अटेम्प्ट्स को लेके क्या चल रहा होता है दिमाग सर प्रीलिम्स मैंने, मतलब प्रीलिम्स कैसे मैं अप्रोच करता हूँ? में? सर हाँ। प्रीलिम्स में मैं ऐसे अप्रोच कर, सर सबसे पहले प्रीलिम्स में तो इंग्लिश पेपर खुलता है, अगर एसबीआई पीओ आप दे रहे हैं एग्जाम प्रीलिम्स का, तो सबसे पहले इंग्लिश पेपर खुलता है। तो सर इंग्लिश में मेरा ऐसा स्ट्रेटेजी था कि मैं आरसी पहले नहीं करता था, पहले मैं सारे नॉन आरसीज जैसे कि ग्रामेटिकल क्वेश्चंस या एरर करेक्शन हम्म, या अदर 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 क्वेश्चंस जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, हम्म, जम्बल्ड जम्बल्ड वर्ड्स, ये सारी चीजें जो है, ये सब पहले मैं अप्रोच करता था। उसके बाद जब सर टाइम बचता था, और मोस्टली टाइम बच ही जाता था सर, क्योंकि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मुझे उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं थी, तो काफी टाइम बच जाता था। उसके बाद सर मैं रीडिंग, मतलब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसको मैं अटेम्प्ट करता था। उसमें भी सर कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है कि आपको रीडिंग के थ्रू ही आने वाला है। अगर आप रीडिंग अच्छा करते हैं, अपनी रीडिंग इंप्रूव करते हैं, तो आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी बढ़ जाती है काफी। हम्म, जैसे मैं अभी जैसा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वैसा मैं पहले, अभी से 1 साल 2 साल पहले नहीं था। मैं रीडिंग, मेरे को रीडिंग में सर हॉबी, रीडिंग मेरी हॉबी थी, तो मैं रीड करते रहता था रेगुलर, हर एक चीजें, किताब बुक्स पढ़ता था, अलग अलग बुक्स रीड पढ़ता था, करते थे तो उससे मेरी, स्पेसिफिक। हाँ स्पेशली फिक्शन में पढ़ता था, तो सर उसके बाद क्या हुआ कि उसके थ्रू मेरी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी इंक्रीज होने लगी, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। मैं शुरू में भी सर अच्छे स्कोर ही करता था इंग्लिश में, तो इंग्लिश तो वैसे कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो इंग्लिश में फिर जैसे कि मैंने अप्रोच किया, तो पैरा जंबल किए, फिर उसके बाद मीनिंग आते हैं, तो मीनिंग सर, वो जो मीनिंग आते हैं वो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं। तो आप अगर मान लीजिए वोकेबलरी में बहुत अच्छे भी नहीं है, तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट के थ्रू देख के ही आप काफी हद तक बता सकते हैं कि हाँ ये आंसर होने वाला है। तो वो भी एक बिल्कुल। तरीका है अप्रोच करने का। और सर जब रीडिंग इंग्लिश खत्म हुआ, तो फिर मैथ्स खुलता है एसबीआई पीओ में। हम्म, तो सर मैथ्स में क्या है कि मैं क्वांट में है कि सर मैं पहले सबसे पहले क्या है कि सर मैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज या इनइक्वालिटी, ये सब चीजों को पहले टच करता था, क्योंकि सर फर्स्ट ऑफ ऑल डीआई मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो उतना एफिशिएंट नहीं लगता था। मैं पहले डीआई नहीं अप्रोच करता था, पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज या नहीं तो इनइक्वालिटी, उसके बाद सर बचा तो मैं डीआई करता था। और अगर टाइम बचा तो मैं 5-6 अरिथमेटिक तो कर ही लेता था, क्योंकि सर अरिथमेटिक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है बाकी सब डीआई और सिंप्लीफिकेशन के मुकाबले। तो सबसे पहले बोलते हैं ना, इजी अप्रोच द इजी वन फर्स्ट, तो वो वाला मैंने अपनाया अप्रोच। उसके बाद सर रीजनिंग खुलता है, तो रीजनिंग में भी सबसे पहले मैं, रीजनिंग की अप्रोच थोड़ी अलग थी मेरी से। सबसे पहले मैं सिलोगिज्म अप्रोच करता था, सिलोगिज्म या नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग, इन दोनों में से कोई है, इन दोनों को अप्रोच किया। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी अप्रोच किया। उसके बाद मैं जाता था सर पजल में, पजल अगर बना, सर पजल बनाने के बाद मैं तब मिसलेनियस क्वेश्चंस अप्रोच करता था। मोस्टली सर रीजनिंग डुएबल होती है, मोस्टली एसबीआई पीओ तक की रीजनिंग में आप 30+ स्कोर कर सकते हैं, हम्म, अगर आप सही से अप्रोच किए तो। हम्म। तो आई थिंक बहुत अच्छे से उन्होंने सम अप की अपनी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, और वही है कि आपको ना, वही मतलब, एक तो जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक्स लगाओगे, जितने क्विजेस लगाओगे, तो आपको एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपको ना अपने दिमाग में बड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको पेपर देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में करने कौन से वाले नहीं। हैं, कौन से क्वेश्चंस बेटर है कि छोड़ ही दो तो अच्छा है। तो यही 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। और तो पर इसकी पहचान करने की ही सारी मेहनत है, जो मुझे पर्सनली फील होता है कि सिलेबस देखो सबके लिए सेम है, सब कुछ वही है, अल्टीमेटली गेम जो बचती है वो इसी चीज़ की बचती है कि अब आप कैसे अप्रोच करने वाले हो पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस को। तो वो मुझे इनकी, अभिषेक की बातों से सुन के बड़ा अच्छे से क्लियर हो रहा है कि उनकी जो अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी थी बड़ी क्लियर थी और बड़ी प्रिसाइज थी, तो जिसकी वजह से प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इनके निकल पा रहे हैं। तो आई थिंक इस पर सबको काम करना चाहिए। और
एक जो उन्होंने बीच में बोला कि जैसे उनकी इंग्लिश अच्छी थी तो उनकी इंग्लिश जो डेवलप हुई, उन्होंने उनको रीडिंग का एक हैबिट सी बन गई, एक हॉबी है उनकी, फिक्शन पढ़ते हैं वो। तो मैं आगे ही बात कर रहा हूँ कि जिन बच्चों को इंग्लिश का प्रॉब्लम लगता है और जिन बच्चों को एडिटोरियल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, या जिन बच्चों को बोरिंग लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो वो एक सिर्फ ऑप्शन नहीं है यार आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, और वो अच्छे सोर्सेज से पढ़ो जहाँ पे अच्छी इंग्लिश लिखी हो। मैगजीन्स आपको पढ़नी अच्छी लगती हैं, आपको स्टोरी बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं। तो जो भी है, अगर आप टीवी शोज भी देखते हो आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह पे, इंग्लिश में कोई देख रहे हो तो सब टाइटल्स ऑन करके देखो। सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान दो, वो जो सेंटेंस फॉर्मेशन हो रही है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, अभिषेक भी एग्री करेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा सेंटेंस सही है या गलत है। या जब लिखते हो, जब डिस्क्रिप्टिव का कुछ एक्सरसाइज करोगे, कुछ भी करोगे, यस सर। आपको खुद फीलिंग आ जाएगी कि अरे मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है। मतलब इंग्लिश में किसी की इंग्लिश ऐसे अच्छी नहीं हो जाती कि उसको बैठ बैठ के ग्रामर और टेंसेस और उसके पूरे रूल याद करवाए जाएं, उसके दिमाग में ये चीजें मैं भरी। सर ये बोलने भी वाला था। हाँ, तो ऐसा स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है जब आप रीडिंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो हाँ, तो आपको वो उतने सब। ग्रामर की यूज नहीं हाँ, लगती बैंक एग्जाम्स में। हाँ, लैंग्वेज का बड़ा ऐसा ही है, क्योंकि हमने अगर हिंदी भी सीखी है तो हमने हिंदी भी ऐसे ही सीखी है। तो हम्म। एक बड़ा सिंपल सा है कि जितना आप उस चीज को यूज टू होते हुए चले जाओगे, उतना आप उसमें ढल जाओगे। तो कोई बड़ी बात नहीं। तो अभिषेक, और आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि आप अब ऑब्वियसली ये तो सारी टेक्निकल चीजें हो गई कि आपने की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी हो यस। गई, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो गई। एक होता है इंसान के इमोशंस। मतलब इमोशंस एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो इमोशंस का अपना एक रोज का काम है, वो कभी अच्छा फील कराते हैं, कभी बुरा फील कराते हैं, कभी हमें खुद समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे मोमेंट बताओ आपके साथ भी, मतलब जो लगा कि यार आ, चीजें नेगेटिव हो रही हैं बहुत, फिर अपने आप को चेंज किया, या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? यस सर, लेकिन अगर थोड़ा सा पहले हुआ था सर, मतलब हम्म, कुछ साल पहले। हम्म। उस समय जॉइंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती है ना, जेई, हाँ, ये इंजीनियरिंग की। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सर मैं उसमें उसको अप्लाई कर, उसके लिए मैं एस्पायर करता था, एस्पायरेंट था उसका। तो हम्म, सर उसमें क्या हुआ था कि उस समय हम लोग के यहाँ वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती थी अलग से, वेस्ट बंगाल के स्टेट का अलग एग्जाम होता है। हम्म, तो मैंने उसमें दिया, उस एग्जाम को दिया मैंने, उसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया। तो यही होता है सर प्रैक्टिस का महत्व, कि मैं सर प्रैक्टिस नहीं, मतलब मैंने क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी मेरी उतनी सही नहीं थी उस एग्जाम में, मेरी नॉलेज सही थी। हम्म, लेकिन क्या हुआ सर कि वो ओएमआर शीट है ना, ओएमआर शीट पहले करना पड़ता था, तो उसको मैं उसमें इंक करना भूल गया। मैंने क्वेश्चन 30 बनाए और मैंने इंक किए सिर्फ 5 कर पाया इंक। ओहो, हम्म, उसके चलते सर मेरा सिलेक्शन रुक गया। उस समय सर मुझको लगता था कि मेरा लाइफ एक ब्लॉक पे आ गया है, उसके बाद अब आगे नहीं बढ़ सकता। हम्म, ये काफी एक नेगेटिव था। मैं पूरा, मतलब मैं इतने अच्छे से प्रिपेयर किया, और उस समय मैं काफी एज भी मेरी कम थी, तो उतना ज्यादा सेंस नहीं था मुझे। हम्म, तो सर मुझे लगता था कि अब लाइफ खत्म है, अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता, ऐसा फील होता था कि अब तो कुछ नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग नहीं मिली, अच्छी इंजीनियरिंग जॉब नहीं मिली, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला अच्छा। फिर सर मैंने बीएससी स्विच किया, बीएससी में फिजिक्स किया। फिर धीरे धीरे सर फिजिक्स में मैंने अच्छे स्कोर भी किए, फिजिक्स में। हम्म, अपने कॉलेज में मैंने टॉप भी किया था फिजिक्स ऑनर्स में। हम्म, उसके बाद सर मैंने, सर फिजिक्स के थ्रू ही मैंने मेनली सीखा कि कैसे अपना टाइम वहाँ पे, जो मेरे और भी दूसरे मेरे बैचमेट्स थे, उन लोगों से मैंने काफी कुछ सीखा। उस समय भी सर मेरा लो आया था काफी, एक टाइम पे मैं था कि ऐसा लग रहा था कि मैं पास भी कर पाऊंगा या नहीं, ऐसा भी समय आया है मेरा हम्म, फिजिक्स ऑनर्स में। उसके बाद भी ऐसा समय लाया मैंने कि उसके बाद मैंने मेहनत की सर। मैं सर हार्डवर्क का बिलीवर हूँ, हार्डवर्क और स्ट्रैटेजी का। अगर आप स्ट्रैटेजी कर सकते हैं ना, तो आप कुछ भी क्रैक कर सकते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी है तो। हम्म, और अगर आप विलिंग है उस हार्डवर्क को पुट इन करने में। हम्म, बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जैसे आपने बोला ना हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी, तो हार्ड वर्क तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, हार्ड वर्क तो है ही। स्ट्रैटेजी में एक एंगल और आ जाता है एनालिसिस का। तो एनालिसिस। एनालिसिस तो एनालिसिस सिर्फ मैं मॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम्स देने जा रहे हो, सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसे एनालिटिकल फैक्टर्स जो आपको नजर आए कि जो चीज़ें आपने रियलाइज की विद टाइम, कि वो कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको लगा कि नहीं यार, मुझे आरसी ना पहले करके बाकी क्वेश्चंस करने, जैसे एक एनालिसिस हो सकता है।
तो ऐसे कुछ 4-5 एनालिसिस आपको रियलाइज हुए कि यार ये 4-5 एनालिसिस करने के बाद आपने उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया और आपको रिजल्ट मिला? सर जैसे कि सर मेनली मैं एनालिसिस जो होता है सर वो तो एग्जाम क्विज मॉक देने के बाद आपको एनालिसिस होता है, तो वो एग्जाम तो आपने दे दिया, मॉक दे दिया आपने, उसके बाद आपको एनालिसिस करना पड़ता है। तो हम्म, एनालिसिस सर मेरा ऐसा होता था कि सबसे पहले मैं फोकस करता था कि मैं मुझसे क्या छूटा, हम्म, मैंने क्या नहीं किया। हम्म, उसके बाद मैं देखता था सर जो मैंने किया उसे मैंने टाइम में किया या नहीं किया, हम्म, या टाइम ज्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम्म, और जो मैंने किया वो गलत किया, वो क्यों गलत हुआ हम्म, और क्या कारण थे उस गलत होने के, उसके गलत होने के। जैसे कि सर मान लीजिए इंग्लिश में, या नहीं तो मान लीजिए सर फॉन्ट में मान लीजिए मैंने अटेम्प्ट किया सिंप्लीफिकेशन, हम्म, सिंप्लीफिकेशन मैंने बनाया, अब एक सिंप्लीफिकेशन को मैंने ले लिया 40-45 सेकंड, एटलीस्ट 40-45 सेकंड्स ले लिए मैंने हम्म, सर, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर 40-45 सेकंड से ज्यादा ले हम किसी सिंप्लीफिकेशन में, हम्म, तो सर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रॉब्लम हम्म, क्रिएट करेगा आपके प्रीलिम्स पेपर में, एटलीस्ट प्रीलिम्स पेपर में। तो हम्म, सर उसका एनालिसिस मैं करता था कि देखता था कि मैं इस क्यों नहीं बना, मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है मेनली, क्योंकि इसीलिए सर मेरा 40-45 सेकंड्स में बन रहा है, नहीं तो मैं तो 30 के अंदर ला दूं, 30 के अंदर कर सकता था अगर मेरी मेरी प्रैक्टिस अच्छी रहती तो। बिल्कुल। बाकी सर जो नहीं बनता था वो मैं देखता था कि सर वो किस लिए, क्या ये मेरे सिंप्लीफिकेशन किया मैंने ज्यादा टाइम लिया इसलिए क्या मेरे को वो नहीं बना, या मैं सिंपली कॉन्सेप्ट लैक करता हूँ हम्म, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं सर, वो दोनों को एनालाइज करना है। अगर कॉन्सेप्ट मेरे अच्छे नहीं है तो फिर उसके बाद सर मैंने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगा अच्छे से, यूट्यूब पे देखूंगा या कोई कोर्स में पढ़ लूंगा या किताब से बुक को रेफर करूंगा, हम्म, देखूंगा। उसके बाद फिर मैं उसी क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा एग्जाम हम्म, में। सीरीज सेम रहेगी सर, लेकिन मतलब सीक्वेंस सेम रहेगा उसको अप्रोच करने का, लेकिन मैं उसको ट्राई करूंगा अप्रोच करने का एग्जाम में। उसके बिल्कुल। बाद सर अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, तो उसके बाद अगर लग रहा है कि नहीं मैं सिर्फ उस सिंप्लीफिकेशन के चलते मैं उस क्वेश्चन को नहीं बना पाया, तो सर हम्म, मैं उस सिंप्लीफिकेशन को तो सबसे पहले करूंगा ही, उसको हम्म, उसको प्रैक्टिस करके अच्छा करूंगा, और उसके बाद देखूंगा कि क्या वो जो क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया वो भी मैं बना सकता था क्या उस टाइम में, और क्या वो ज्यादा टाइम लेगा अगले टाइम। हम्म, ऐसे करके सर मैं धीरे धीरे एनालिसिस, सर थोड़ा टाइम लगता है एनालिसिस में, अगर 1 घंटा का आपका मौका है तो एटलीस्ट आपको 2 घंटा तो एनालिसिस में देना ही चाहिए, हम्म। मेरा तो यही मानना है। तो बिल्कुल आई थिंक जो लास्ट वाला जो आपको जो भी इंटरव्यू ये लोग आप लोग देखोगे तो उसमें जैसे उन्होंने सिंप्लीफिकेशन एक छोटी सी चीज थी तो उसका ही 30-45 सेकंड का जो आपने देखा कि उससे ही कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ऑब्वियसली अब वो खुद कह रहे हैं कि मॉक को 2-2 घंटे टाइम देते थे एक मॉक लगाने के बाद एनालाइज करने के लिए। तो यही है देखो, मतलब अल्टीमेटली ना चीजें ये जो छोटी छोटी चीजें हैं लगती छोटी हैं, मैं फिर कहता हूँ इनका इम्पैक्ट जब आप इन छोटी चीजों का जब एक पूरा समाप्त होके चीजें सामने आती हैं तब आप देखते हो कि आपका जो मॉक का स्कोर है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाता है और अल्टीमेटली आपका जो एग्जाम है वो निकल जाता है। तो यही है, मतलब इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लो, इसको अपने मतलब मैं कहता हूँ कि कण कण में बसा लो कि चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी। आप ऐसे नहीं चल सकते कि आप रोज मॉक्स लगाए जा रहे हो, आप इस उम्मीद में हो कि उस चक्कर में आपका मॉक स्कोर भी बढ़ जाएगा, परसेंटाइल इंप्रूव हो जाएगा, किसी ने आपको बता दिया है कि एसबीआई पीओ के लिए 100 मॉक्स लगाने हैं तो 100 मॉक्स लगा लो हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता। तो सर नंबर ऑफ मॉक्स, कैन आई हाँ, ऐड समथिंग? बिल्कुल बिल्कुल। सर नंबर ऑफ मॉक्स से ज्यादा डिपेंड करता है कि आप उस मॉक को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नंबर ऑफ मॉक्स से। बिल्कुल। तो यही चीजें हैं। तो इस इंटरव्यू का पर्पस भी यही रहता है ताकि जो बच्चे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन फेज में हैं या जिनका एग्जाम नहीं निकला वो ये चीजें सुन के आप सीख पाओ कि क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या चीजें आपको पता लगेंगी कि आप गलत कर रहे हो या फिर गलत भी नहीं कर रहे हो तो जो चीज आप कर ही नहीं रहे हो, मतलब जिसका आपको आइडिया ही नहीं है, आप एक भ्रम में जी रहे हो कि भाई चीजें ऐसे ही होती हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जानने के बाद आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि यार नहीं ये चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, इन चीज़ों को भी टाइम देना पड़ेगा। तो आई होप अभिषेक से आपको ये चीज़ें आज सीखने को मिल रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आपको इस इंटरव्यू में सबसे अच्छा क्या लगा। और थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। जाते थैंक यू जाते आपको एक मैसेज देना चाहते हो एस्पायरेंट्स को जो भी इंटरव्यू ये लोग देखे जो भी देखेगा? सर, मेरा तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटजी ये दोनों फॉलो करिए रेगुलर, थोड़ा सा मूड को अपना लाइट रखिए, ज्यादा हेवी इमोशंस से ज्यादा हेवी ये हेवी इमोशन से डील ना कीजिए, थोड़ा अवॉइड कीजिए हेवी इमोशंस को,
ताकि आप फोकस कर सके अपनी चीजों पे, जो आप चीज पे फोकस करें। क्योंकि अगर आप इमोशंस ज्यादा हेवी इमोशंस मतलब आप कैरी करेंगे अपने साथ, तो आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि आपको काफी लाइट हार्टेड रहना पड़ेगा एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन, ताकि आप फोकस कर सकें। क्योंकि आप अगर कंपोज रहेंगे तभी आप अपना फोकस पे पढ़ाई कर पाएंगे, और तभी आप मॉक देंगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। धीरे 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 आप जब कामली कोई काम को करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो आपके अच्छे से आपको दिमाग में आता है। तो मैं तो बोलूंगा कंसिस्टेंट रहें और स्ट्रेटेजाइज करें, जो भी कुछ करें रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। सिर्फ रूटीन बनाने से भी नहीं होता है, उसे फॉलो भी करना होता है। तो आप फॉलो करें, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। Yeah. So thank you so much, Abhishek. Thank you so much for joining with us today, and I wish you all the very best. And मैं तो यही कहूँगा, आप क्लर्क पे मत रुकना, आप पीओ वाले बंदे हो और आप निकाल लोगे पीओ, मुझे बिल्कुल 100% यस, कॉन्फिडेंस है आप पे। और थैंक यू सर। या सो वंस अगेन जितने भी व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत ऐसे, क्योंकि आईपीएस क्लर्क का रिजल्ट आया, पीओ का रिजल्ट आया, बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज आपको सुनने को मिलने वाले हैं। तो डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू सर।